Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 5th of May 2026. तो गाइज आज है तारीख 5 मई 2026 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स इसी पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर में हम लोग बहुत डिटेल से कवर करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है रोज़ाना सुबह 5:30 बजे ये वीडियो आपको मिल जाता है और इस सीरीज़ को हम बोलते हैं नथिंग मोर नथिंग लेस। ना कुछ अननेसेसरी मिलने वाला है, ना ही कोई काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूटने वाली है। टाइम की कमी है आपके पास में करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं, आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रहने वाला है जहां पे हर एक इन्फॉर्मेशन को हम लोग बहुत विस्तार से कवरेज देते हैं और रोजाना सुबह 5:30 बजे सेशन मिल जाता है। इसीलिए मेक श्योर करें जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि डेली बेसिस पे ये सेशन के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? एक शानदार सा पीडीएफ भी जनरेट करके दिया जाता है जिसमें रिवीजन पॉइंटर, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन से एक चीज़ याद आई। हाँ भाई, इसी छोटे से समय में, इसी छोटे से सेशन में वीडियो के लास्ट में आपको एमसीक्यू टेस्ट भी दिया जाता है। उसको अटेम्प्ट करना, जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। बाकी ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ पर? टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पे लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पर ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए बिना कोई देरी करे शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस की। हमारा पहला आर्टिकल जो है ये जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस या प्लेसेस इन न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब हाल ही में जमाइका काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है भाई। जमाइका एक कैरेबियन नेशन है, कैरेबियन सी में प्रेजेंट एक आइलैंड कंट्री है। जैसा आप देखोगे तो ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको है क्योंकि भाई बगल में मैक्सिको है, मैक्सिको का एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर भी है। अब मैक्सिको के नीचे ही देखोगे तो क्यूबा है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। फिर यहाँ पर नज़र आएगा हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक, यही एक पर्टिकुलर आइलैंड है। इसको किस नाम से जानते हैं ज़रा बताना, जिसमें हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक दोनों देखने को मिलते हैं। मैंने आपको ये भी पढ़ा रखा है। फिर ये रहा प्योर्टो रिको और ये रहा जमाइका। जमाइका कहाँ पे है? कैरेबियन सी में प्रेजेंट है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ये सब छोटे छोटे आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे आइलैंड कंट्रीज हैं जो कैरेबियन सी में प्रेजेंट है। इनको बोलते हैं कैरेबियन नेशन। तो जमाइका इज ऑल्सो अ कैरेबियन नेशन। इसकी कैपिटल है किंगस्टन। हाल ही में न्यूज़ में आया, कारण क्या था? क्योंकि भारत ने अपना आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जमाइका के अंदर तैनात कर दिया है। यानी जो हमारा पोर्टेबल हॉस्पिटल है, कोई मान लो देश के अंदर में आपदा आ जाती है, डिज़ास्टर आ जाता है, तो तुरंत लोगों को केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो केयर के लिए कुछ पोर्टेबल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वही इनिशिएटिव भारत का है जिसको आप लोग पोर्टेबल हॉस्पिटल कहते हैं या मैत्री क्यूब के नाम से जानता है, क्योंकि क्यूबिकल स्ट्रक्चर में वो सारी नेसेसरी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो कभी भी किसी लोगों को फर्स्ट एड के लिए ज़रूरत है, उनके इलाज के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो भारत ने अपना पोर्टेबल हॉस्पिटल रिसेंटली डिप्लॉय किया जमाइका में, इस वजह से न्यूज़ में है। और अभी आपको पता होगा हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी कैरिकॉम कंट्रीज़ की थोड़ा सा चर्चाएं कर रहे हैं। कैरिकॉम कंट्रीज़ में जमाइका की विजिट पर हैं क्योंकि जमाइका भी कैरिकॉम का हिस्सा है। कैरिकॉम क्या है दोस्तों? ये जितने भी आइलैंड नेशंस आपको दिख रहे हैं ना छोटे छोटे यहाँ पर, इन सब का ग्रुप है कैरिकॉम। कैरिकॉम में टोटल 15 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। अगर आप डीपली देखोगे तो इस तरीके से आपको ये मैप नज़र आएगा। इसमें डोमिनिकन रिपब्लिक कैरिकॉम का सदस्य है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे जमाइका है, हेती है, उसके अलावा किट्स नेविस है, एंटीगुआ, बारबुडा, डोमिनिका, सेंट लूसिया, बारबाडस, ग्रेनेडा। ये कंट्रीज़ आपको जो दिख रही हैं दोस्तों यहाँ पर, ये मैक्सिमम कंट्रीज़ इसमें से मतलब 15 कंट्रीज़ हैं वैसे जो कैरिकॉम का हिस्सा है। कुछ एसोसिएटेड कंट्रीज़ भी हैं एंड कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो मेंबर स्टेट्स में जमाइका इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैरिकॉम, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब जमाइका के बारे में कुछ डिटेल डिस्कस करते हैं। एक लार्ज आइलैंड नेशन, आइलैंड ग्रुप के फॉर्म में है भाई, ये महाद्वीप ही तो देखने को मिलता है जमाइका का। और ये ग्रेट एंटेलस आर्किपेलेगो का हिस्सा है। ये छोटे छोटे आइलैंड्स के ग्रुप जो आपको दिख रहे हैं, इसी को यहाँ पर नाम दिया गया है एंटेलस आर्किपेलेगो। उसी का यहाँ पर हिस्सा है जमाइका। जमाइका के ऊपर क्यूबा है, तो क्यूबा के साउथ में प्रेजेंट है जमाइका, ठीक है। वेस्टर्न साइड में आपको ये पूरा जो आइलैंड दिखाई देता है, जिस आइलैंड में दो कंट्री एक दूसरे के साथ में इस आइलैंड को शेयर करती हैं। फर्स्ट वन इज़ हेती, सेकंड वन इज़ डोमिनिकन रिपब्लिक। ये दो कंट्रीज़ आपको दिख रही हैं। ये दोनों कंट्रीज़ जिस आइलैंड को शेयर कर रही हैं ना, उस आइलैंड को यहाँ पर एक नाम से पुकारा जाता है और उस आइलैंड का नाम क्या है? हिस्पेनियोला, ठीक है। तो इसमें हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक दोनों देखने को मिलती हैं। बाकी जमाइका के नॉर्थ वेस्ट में है केमन आइलैंड और आसपास यहाँ पे समुद्र देखने को मिल जाता है, कैरेबियन सी। और जितने भी यहाँ पर ये क्यूबा हो गया, चाहे यहाँ पर हेती हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक हो गया,
ये सब कंट्रीज़ मैरीटाइम बॉर्डर समुद्र के ज़रिए यहाँ पर बॉर्डर को शेयर करती हैं जमाइका के साथ में, ठीक है? ये बात क्लियर हुई दोस्तों। अब बात आती है इसके कैपिटल की, तो कैपिटल इज़ किंगस्टन। ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या हैं जमाइका के भाई? यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, समुद्र से बहने वाली हवाएँ यहाँ का क्लाइमेट लगातार इन्फ्लुएंस करती रहती हैं। मेजर माउंटेनियस रीजन में सबसे ऊंची चोटी जमाइका में जो प्रेजेंट है वो है ब्लू माउंटेन। सबसे ऊंची चोटी याद रखेगा ब्लू माउंटेन। सबसे लंबी नदी जमाइका की है जिसका नाम है रियो मिन्हो। नेचुरल रिसोर्सेज में बॉक्साइट, जिप्सम, लाइमस्टोन जैसे नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर मिलते हैं। अगेन ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना जमाइका इज़ अ पार्ट ऑफ अ कैरिकॉम ग्रुप। ठीक है, कैरिकॉम क्या है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। और अभी जमाइका में रिसेंटली आरोग्य मेत्री क्यूब्स को यहाँ पर डिप्लॉय करा गया है। ये जो क्यूब्स हैं दोस्तों ये एग्जैक्टली इस प्रकार से दिखाई देते हैं। इसमें हॉस्पिटल में जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो सारी की सारी नेसेसरी चीज़ें इन क्यूब्स के अंदर में एडजस्ट करके रखी जाती हैं। इसी के लिए इसको पोर्टेबल हॉस्पिटल कहा जाता है। ये भीष्म इनिशिएटिव के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। भीष्म की फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। तो ये भारत के प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का हिस्सा ही है, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव है जो भारत चलाता है। पोर्टेबल हॉस्पिटल्स गिफ्ट करता है। रिसेंटली श्रीलंका को भी हमने ये भीष्म क्यूब गिफ्ट किया था, प्रोवाइड करवाया था। अभी जमाइका में तैनात किया है। एंड भीष्म इनिशिएटिव हमारे प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का हिस्सा है, एक पार्ट है। इस क्यूब के अंदर में जो ये छोटे छोटे आपको डब्बे दिखाई दे रहे हैं इसमें क्या क्या है? हर एक एसेंशियल आइटम, जैसे कोई आपदा आ जाए, कोई डिजास्टर आ जाए तो लोगों को कुछ दवाइयों की ज़रूरत होती है, तो एसेंशियल मेडिसिन्स, मेडिकल इक्विपमेंट, उसके अलावा इमरजेंसी के दौरान बहुत जल्दी ऊपर से यहाँ पर कहीं पर भी इसको पहुँचाया जा सकता है। पोर्टेबल है, इधर से उधर कहीं पर भी इसको पहुँचाया जा सकता है। ये इसकी खास बात है यहाँ पर आरोग्य मैत्री के अंदर में, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब ये आर्टिकल हमने कंप्लीट किया, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है हाथों हाथ। आई होप आप समझने की बजाय, मतलब रटने की बजाय समझ चुके होंगे सारी चीज़ें। एंड कभी भी रिवाइज करना हो इस आर्टिकल को तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिवीजन पॉइंटर, क्योंकि आपने चीज़ें केवल पढ़ के नहीं निकल लेनी है, आपने रिवाइज करना है बार बार, और एग्जामिनेशन में रिवीजन ही हेल्प करेगा। तो जमाइका को लेकर यहाँ पर छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर है, इसका ज्योग्राफी और आरोग्य मैत्री के बारे में कुछ एक दो बेसिक इनिशिएटिव्स, एंड उसके बाद में गेम ओवर। सेकेंड आर्टिकल, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में जिसका नाम है कोरोवई ट्राइब। ये ट्राइब के बारे में बहुत देरी से पता चला है दोस्तों। बहुत लंबे समय तक यहाँ पर ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये अननोन ट्राइबल कम्युनिटी बनकर रही हमारे लिए, जिनके बारे में कोई जागरूकता ही हम लोग यहाँ पर नहीं फैला पाए, जिनके बारे में पता ही नहीं चल पाया। फाइनली यहाँ पर अब क्या है, बहुत सारी जानकारी कोरोवई ट्राइब के बारे में पता चल रही है। अब एक जानकारी के साथ साथ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन इनके बारे में फैलने लगी। हालांकि एक समय पर कोई कल्चर हुआ करता होगा, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, कैनिबलिज्म का। कैनिबलिज्म क्या होता है दोस्तों? जब एक इंसान दूसरे इंसान का मांस खा रहा हो, उसको बोलते हैं कैनिबलिज्म। तो कोरोवई ट्राइब ये बेसिकली पाई जाती है पपुआ वाले रीजन में। पपुआ बेसिकली हम कहाँ की बात कर रहे हैं? पपुआ न्यू गिनिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया में एक जगह है पपुआ, ठीक है। तो वहीं पर ये कोरोवई ट्राइब पाई जाती है। तो इनके बारे में शुरू से तो इतना पता नहीं था, थोड़ा थोड़ा पता चला, तो भाई पता चला कि भाई ये कैनिबलिज्म को फॉलो करते हैं, है ना, ह्यूमन मीट को यहाँ पे कंज्यूम कर लेते हैं। तो नई अंडरस्टैंडिंग में पता चलता है कि भाई इनके बारे में बहुत सारा मिस रिप्रेजेंटेशन करा गया है मीडिया में, ठीक है। और ये इनका बहुत पुराना एक ट्रेडिशन हुआ करता होगा जो आज के समय पर एग्जिस्ट नहीं करता है। आज कैनिबलिज्म को फॉलो नहीं करती है कोरोवई ट्राइब, ये याद रखिएगा। आपने क्या याद रखना है? पहली चीज़ कि इनका लोकेशन इंडोनेशिया के अंदर में सदर्न ईस्टर्न पपुआ वाले रीजन में, या स्पेसिफिकली इंडोनेशिया वाले रीजन में कोरोवई ट्राइब पाई जाती है। अपने यूनिक लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली जितने भी ट्राइब्स आपको देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, वो अपना घर वगैरह बना लेते हैं जंगल में पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। लेकिन ये कोई घर नहीं बना रहे, ये सीधा पेड़ों पर रहते हैं। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी दोस्तों ट्री हाउस यानी पेड़ों पे अपना घर बना लेते हैं और वहीं पर ये रहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ट्री हाउस बनाया, मतलब ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर ये बनाते हैं, घने जंगलों के अंदर में, ताकि जंगली जानवर से अपने आप को बचा सकें और जो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट होती हैं आपस में, एक दूसरे के दुश्मन से अपने आप की प्रोटेक्शन कर सकें। लंबे अरसे तक क्या हुआ, ये दुनिया से काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट रहे, इनके बारे में जानकारी नहीं पता चली, और लगभग 1970s तक तो कोरोवई ट्राइब के बारे में कुछ नहीं पता था। बाद में इनका मॉडर्न सोसाइटी के साथ में कांटेक्ट होना शुरू होता है, इसके बारे में ये थोड़ा बोलना शुरू करते हैं, और अब हमें पता चला कि भाई थोड़ा डिबेट छिड़ गया। जब पता चला कुछ तो कैनिबलिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई,
मीडिया में इसको बहुत वायरल कर दिया गया कि भाई ये कैनिबलिज्म फॉलो करती है कोरोवाई ट्राइब। इनके स्पिरिचुअल बिलीफ के साथ में इसको जोड़ दिया गया, इनकी सोशल प्रैक्टिसेस के साथ में इसको जोड़ दिया गया। हालांकि बाद में पता ये चला ये प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है, समय के अनुसार खत्म हो चुकी है बिल्कुल। अब ये कैनिबलिज्म जैसी प्रैक्टिस कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती कोरोवाई ट्राइब्स में। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जो पोर्ट्रेयल्स या जो चीज़ें मीडिया में शो की जा रही हैं वो बड़ा चढ़ाकर या वो बिल्कुल गलत फेक न्यूज़ को यहाँ पर स्प्रेड किया जा रहा है रिगार्डिंग द कोरोवाई ट्राइब। तो ये इन्फॉर्मेशन नया अपडेट आया है रिगार्डिंग कोरोवाई ट्राइब, पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रश्न बनते रहते हैं। तो ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर, कभी भी आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेंगे। कोरोवाई ट्राइब का मेन लोकेशन और ये किस लिए जाने जाते हैं, स्पेसिफिकली पेड़ों पे घर बनाते हैं तो ट्री हाउस लिविंग के लिए जाने जाते हैं। ये स्टार लगा रखा है कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। कैनिबिज्म के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर ही लिया है कि मामला क्या चल रहा है। देन वी हैव द नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट द विटले अवार्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाइटले अवार्ड चर्चाओं में है, जैसे ऑस्कर्स के बारे में आप सुनते हैं ना, वैसे वाइटले अवार्ड में वाइटले अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जामिनेशंस में कई बार यहाँ पर इसके बारे में पूछ लिया जाता है। आज ना सेशन में ज़्यादा कोई बड़े बड़े टॉपिक्स हैं नहीं, तो सेशन थोड़ा सा छोटा रहने वाला है। और इसी बात पे अगर यहाँ तक आ गए हो तो मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। 2000 लाइक्स का टारगेट होता है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला है पढ़ाने को तो इसमें और भी मैं 50 चीज़ों ऐड कर सकता हूँ, लेकिन आपके ऊपर मैं बेफालतू का बर्डन नहीं बढ़ाना चाहता। इसलिए जब कम आर्टिकल रहेंगे तो कम डिस्कशन, छोटा डिस्कशन रहेगा। आर्टिकल ज़्यादा रहेंगे तो भाई 40-40 मिनट, 55-55 मिनट तक का भी डिस्कशन हम लोग यहाँ पर रखते हैं। इसलिए आज का सेशन छोटा है, छोटा रहेगा, डोंट वरी। अभी आखिरी आर्टिकल नहीं है, इसके बाद एक और टॉपिक है, उसको भी कवर करना ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाई वाइटले अवार्ड्स, ग्रीन ऑस्कर्स, ये है क्या? भारत की कंजर्वेशनिस्ट हैं जो अलग अलग एनिमल स्पीशीज़ के बचाने के ऊपर में वर्क कर रहे थे। इसमें एक हैं दोस्तों बरखा सुबह और दूसरी हैं यहाँ पर परवीन शेख। तो इन दोनों को ही विटले अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंडियन स्केमर और हिमालयन सेलेमेंडर लेजर्ड की स्पीशी है, छिपकली की, और इंडियन स्केमर एक बर्ड की स्पीशी है। तो इन दोनों ही स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है, इनको कैसे बचाया जा सकता है अपने एनवायरमेंट में, उसके ऊपर में सारी रिसर्चेस की एक पहचान दी है, जिस वजह से यहाँ पर इन दोनों ही महिलाओं को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाम है विटले अवार्ड। करना क्या है, पहले तो भाई आप लोगों को विटले अवार्ड के बारे में ये 3 फैक्ट हैं जो रटे होने चाहिए कि विटले अवार्ड को हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। इसको अवार्ड को प्रोवाइड करवाने वाला या अवार्ड को देने वाली जो बॉडी है उसका नाम है विटले फंड फॉर नेचर। नाम मिलता जुलता है तो इसको याद रखने में कोई तकलीफ होगी नहीं, क्योंकि ये उन लोगों को दिया जाता है जो एनवायरमेंट के अंदर में अलग अलग स्पीशीज़ को बचाने की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ये भी अब याद रखने में तकलीफ होगा नहीं। ये याद रखिएगा कि भाई इसका मेन पर्पस है कंजर्वेशनिस्ट लीडर्स के ऊपर में काम करना। वो लीडर जो एनवायरमेंट को बचाने की बात कर रहे हैं, स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उनको पहचान देने का काम करता है ये पर्टिकुलर विटले अवार्ड। अब जिसको भी अवार्ड मिलता है उसको 1 साल के लिए फॉर द 1 ईयर 50,000 पाउंड्स की फंडिंग की जाती है। ये प्रोवाइड करवाया जाता है, अमाउंट याद रखिएगा, ताकि वो अपने कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को और ज़्यादा स्केल अप कर सकें, बढ़ा सकें। तो अभी जिन दोनों महिलाओं को यहाँ पर ये अवार्ड मिला है, एक को मिला है हिमालयन सेलेमेंडर के लिए। ये लिजर्ड जैसी एम्फीबियन स्पीशी आपको नजर आएगी, ठीक है। ये लिजर्ड जैसी दिखती है, बट लिजर्ड के ऊपर में जिस प्रकार के कांटे नजर आते हैं वैसे इसके ऊपर में कोई स्केल्स वगैरह नहीं है। लेकिन ये हिमालयन सेलेमेंडर आज भारत के अलावा नेपाल और भूटान वाले रीजन में भी पाई जाती है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। आईयूसीएन स्टेटस देखोगे तो ये प्रजाति थोड़ी सी खतरे में है, इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। बाकी इंडियन स्किमर की जब बात करते हैं तो इंडियन स्किमर एक बर्ड की स्पीशी है। और स्किमर क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई यहाँ पर ये पानी के ऊपर में ना इस तरीके से अपना शिकार करना जानती है। स्किम करते करते पानी से बिल्कुल सट के यहाँ पर ये उड़ान बढ़ते बढ़ते अपना शिकार कर सकती है। तो ये याद रखिएगा, ये स्किमिंग करती है पानी के ऊपर, बिल्कुल सटते हुए उड़ती चलती है और अपनी बीक का इस्तेमाल करती है मछली को ऊपर से ही पकड़ने में। तो इसलिए इसको इंडियन स्किमर कहा गया है। तो आपको ये याद रखना है कि ये भी स्पीशी ऐसा नहीं है इंडियन स्किमर मतलब केवल भारत में पाई जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बताओ इंडियन स्किमर भाई कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। नीचे ऑप्शन मिल जाएंगे कि इंडिया ओनली, तो आप कहोगे इंडियन स्किमर है तो भाई इंडिया में ही मिलता होगा। मेनली इंडिया में मिलती है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान के अंदर भी, उसके अलावा नेपाल, म्यांमार में भी दोस्तों इंडियन स्किमर की कुछ स्पीशीज़ पाई जाती हैं, पता होना चाहिए। भारत में चंबल रिवर एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। चंबल रिवर आपको पता है घड़ियाल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ना। घड़ियाल्स यहाँ पर मिलते हैं
और ये स्किमर भी देखो, घड़ियाल की पहचान भी ऐसी होती है, उनका स्नाउट एक लंबा सा चोंच, यहाँ पे मुंह जो है आगे सा निकला हुआ होता है। और स्किमर में भी आप देखोगे तो ये अपने चोंच से ही ज़्यादातर काम करती हैं, मछलियाँ पकड़ती हैं ऊपर से। तो ऐसे थोड़ा-सा इंटरलिंक कर लेना एंड वक़्त पर कई बार याद करने में थोड़ा-सा हेल्प हो जाती है, ऐसी चीज़ों को रिलेट करने से। अब कंज़र्वेशन स्टेटस की जब आप लोग यहाँ पर बात करोगे, तो भाई आईयूसीएन के अंदर में इंडियन स्किमर को एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। अगेन ये प्रजाति काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, जिसको अल्टीमेट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है? जिसी को लेकर यहाँ पर वो जो 2 महिलाएँ हैं, कंज़र्वेशनिस्ट हैं, वो वर्क कर रही थीं। ठीक है? तो ये वेटली अवार्ड्स के बारे में डिस्कशन हो गया, हिमालयन सैलेमेंडर के बारे में बात की, इंडियन स्किमर के बारे में बात की। एक टॉपिक से 3 निशाने मारे हैं, याद रखना। ठीक है? ये अलग-अलग 2 स्पीशीज़ हमने कवर की हैं एंड एक हमने अवार्ड के बारे में डिस्कशन किया है। चलिए, अब आते हैं सीधा ज्योग्राफी वाले सेक्शन के ऊपर में। एक माउंटेन चर्चाओं में है। अब दैट्स नॉट अ रियली माउंटेन, ये एक वोल्केनो है, एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट दुकोनो। अब ये कहाँ पर है? देखो, जो ज्वालामुखी है ना, इनकी लोकेशन ज़्यादातर पूछी जाती है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको मॉर्निंग में द हिंदू वाले वीडियो में पढ़ाया था माउंट वेसुवियस के बारे में, शायद आपको ये याद होगा। तो जो माउंट वेसुवियस है, ज़रा मुझे बताना वो कौन से कंट्री में प्रेजेंट है? नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दो, निराश मत करना दोस्तों, बहुत आपको पढ़ाया है डिटेल से। और इट लो, अभी मुँह से निकलने वाला था। अब तो समझ गए होंगे कौन सा कंट्री है। अब कोई भी कंट्री है, चलो एक अब इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी और बढ़ाते हैं। उस कंट्री में वो कौन-सा शहर है, ज़रा ये भी बताओ, वो भी चर्चाओं में था। वो कौन से शहर के अंदर में माउंट वेसुवियस चर्चाओं में है? जल्दी-जल्दी लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक। अब दोस्तों, माउंट दुकोनो की जब बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये एग्ज़ैक्टली इंडोनेशिया में वोल्केनो देखने को मिलेगा। अब यहीं पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनता है भाई। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आज दुनिया के सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी हैं जो विस्फोट होते रहते हैं, भूकंप आते रहते हैं, है ना? तो ये भी याद रखना है आपको। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही दुकोनो वोल्केनो प्रेज़ेंट है। ये एक्टिव वोल्केनो है, हाल ही में इसमें एक भयंकर सा इरप्शन होता है, यह ज्वालामुखी फटता है और इसका जो राख है दोस्तों, वो आसमान में 1400 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। तो आप इमेजिन करो कितना बड़ा इरप्शन हुआ होगा। तो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आपको माउंट दुकोनो के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं कि भाई इंडोनेशिया में ये प्रेजेंट है और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ये आता है, तो आपके लिए ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है? ये किस प्रकार का वोल्केनो है? एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, चौड़ा है, मल्टीपल समिट्स हैं, इसकी बहुत सारी चोटियाँ आपको इस वोल्केनो में देखने को मिलेगी, तो इसलिए इसको समझना काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है। 1933 से अभी तक ये वोल्केनो एक्टिव है, इसका मैग्मा चैम्बर उबल रहा है, लावा बार-बार उफान मारता है। अब 1933 के बाद में वैसे एक्टिव तो तब से है, अब यहाँ पर आप देख पाओगे इसमें इरप्शन जो है लगातार होते रहते हैं। या इस वजह से जो धुआँ वगैरह है वो लगातार निकलता रहता है। अभी एक भयंकर इरप्शन जो हुआ है जिस वजह से हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कोई ये नॉर्मल इरप्शन नहीं था। 1400 मीटर की ऊँचाई तक धुआँ-धुआँ हो जाता है आसमान में। इस वजह से यहाँ पर ये डिस्कशन हुआ है क्योंकि इसकी न्यूज़ हेडलाइंस बन चुकी थी। इवन आपके द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों न्यूज़पेपर्स में दोस्तों यहाँ पर हेडलाइन बन चुकी है इस पर्टिकुलर माउंट दुकोनो को लेकर, इस वोल्केनो को लेकर। नाउ, अब जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि माउंट दुकोनो जो है ये वोल्केनो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में प्रेजेंट है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं तो भाई ये है हमारी एक पर्टिकुलर लोकेशन। यहाँ पर आप देखोगे ये रहा यूरेशियन प्लेट, ठीक है? हमारा नीचे एशिया वगैरह देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये अमेरिकन रीजन हो गया, नीचे साउथ अमेरिका भी आपको दिख रहा होगा। इसके बीच में जो ओशियन है इट्स अ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में आप देखोगे इंडोनेशिया वगैरह की बात कर रहे हैं ना हम, इंडोनेशिया यहीं पर है, ये जावा ट्रेंच आपको दिख रहा होगा। तो भाई यहाँ पे बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो आपस में टकराती रहती हैं और यहाँ पे ढेर सारे वॉल्केनोज हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज आपको इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोला जा रहा है। क्योंकि जब भी भूकंप आएगा ज्वालामुखी फट जाता है, विस्फोट हो जाता है और बहुत सारा लावा यहाँ से निकलता है। दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पर कई बार रिंग ऑफ फायर, यहाँ पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसको यहाँ पर कह दिया गया। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है। तो इसी का हिस्सा है माउंट दुकोनो। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की जब यहाँ पर बात आएगी तो याद रखिएगा एक बहुत ही मेजर टेक्टोनिक बेल्ट जो पूरे पैसिफिक ओशन में फैली हुई है। लगातार अर्थक्वेक्स आते हैं क्योंकि बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो आपस में मूव कर रही हैं, एक दूसरे से टकराती रहती हैं, है ना? एक्टिव वॉल्केनोज यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और जब मैं कंट्रीज़ की बात करता हूँ तो इंडोनेशिया, जापान, चिली, यूएसए, ये 4 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। ये चारों के चारों नेशंस आज के समय पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। बहुत सारे वॉल्केनोज यहाँ पर इरप्ट होते हैं।
माउंट दुकोनो के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है। भाई ये इतना ज़रूर याद रखना है कि इंडोनेशिया के अंदर में माउंट दुकोनो प्रेज़ेंट है। कभी भी रिवाइज़ करना हो यू कैन रिवाइज़ फ्रॉम दीज़ रिविज़न पॉइंटर्स। नाउ टाइम टू सॉल्व सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की इस पूरे के पूरे सेशन में, समय आ चुका है एक छोटा-सा आप लोगों का टेस्ट लेने का। जल्दी-जल्दी अपने कमेंट सेक्शन ओपन करो, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 लिखो और आंसर्स लिखना यहाँ पर शुरू करो। सबसे पहले आता है दोस्तों यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। विद रेफरेंस टू आरोग्य मैत्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट है आरोग्य मैत्री के बारे में। बताना ज़रा कौन-कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखें कितना रिकॉल कर पा रहे हो जो भी अभी पढ़ा है। पहला, क्या ये ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव है जिसका मेन पर्पस है डिज़ास्टर रिलीफ प्रोवाइड करवाना और ग्लोबल हेल्थ को प्रमोट करना? दूसरा, जो भीष्म है क्या ये इसी आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव का एक कंपोनेंट है? तीसरा, आरोग्य मैत्री में क्या हम लोग बहुत बड़े साइज़ का परमानेंट हॉस्पिटल बनाते हैं दूसरे अलग-अलग फॉरेन कंट्रीज़ में? तो बताएँ यहाँ पे कौन-सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, बी 1 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये प्रेज़ेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोरोवई ट्राइब। कोरोवई ट्राइब को लेकर आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स है, बताइए कौन-सा स्टेटमेंट सही है? पहला, कि ये कोरोवई ट्राइब आज इंडिजीनियस है टू पपुआ इन इंडोनेशिया, कि भाई ये ट्राइबल कम्युनिटी इंडोनेशिया में मिलती है। दूसरा, ये ट्राइबल कम्युनिटी आज ज़मीन में गड्ढा करने के बाद में वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पे अपना घर वगैरह बनाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, ये ट्राइबल कम्युनिटी लार्जली आइसोलेट करी गई है फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया से ये ट्राइबल कम्युनिटी बहुत दूर थी लगभग 20th सेंचुरी तक। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है जो विटले अवार्ड्स है ये दिया जाता है यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। शायद मैंने ये बात पढ़ाई ना हो, लेकिन आपको याद आना चाहिए, मैंने प्राइस पढ़ाया था कि प्राइस कितना दिया जाता है, उसके हिसाब से आप बता सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि भाई ये जो अवार्ड है विटले अवार्ड, इसका मेन पर्पस होता है कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर में इन अ डेवलपिंग रीजन। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये जो अवार्ड है ये लाइफ टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, एक विनर को जिंदगी भर पैसा देता रहता है ताकि विनर की ज़िंदगी चलती रहे। ठीक है, वाह। बताएं ज़रा तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने अबाउट माउंट दुकोनो। माउंट दुकोनो को लेकर आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट कहता है माउंट दुकोनो आज इंडोनेशिया के अंदर हाल महिरा आइलैंड में लोकेटेड है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है माउंट दुकोनो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बताएं दोनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 1 नहीं होना चाहिए, ये 2 ओनली होना चाहिए, सी बोथ 1 एंड 2 या फिर डी नीदर 1 नर 2। बताएं दोस्तों यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी मिली होगी छोटे से सेशन में। मतलब एक प्रोडक्टिव सा सेशन, आपके मुश्किल से 20 मिनट्स लिए गए हैं। 20 मिनट्स में ही हम लोगों ने 5 आर्टिकल्स को, टॉपिक्स को कवर किया विद इंपॉर्टेंट डिटेल्स, फैक्ट्स एंड प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसके अलावा जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पढ़ाने को मैं 100 या और चीज़ पढ़ा सकता हूँ, बट जितना एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है उस पर फोकस कीजिए। और इसके बाद हम लोग अभी अपने द हिंदू वाले सेशन में तो मिलेंगे ही ना। अभी थोड़ी देर में द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस आपका अपलोड हो जाएगा, उसको ज़रूर से चेकआउट करना। उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। आपका एक न्यूज़पेपर कंप्लीटली कवर किया जाता है। जैसे यहाँ पे तो हम प्रीलिम्स की बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, सर मेंस का क्या करें? तो मेंस के पर्सपेक्टिव से एडिटोरियल, उसके अलावा साइंस एंड टेक, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, वो सब मैं आपके न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करता हूँ, उसको भी चेक कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।